हालात इतने बुरे थे कि खुदकुशी की कोशिश भी कर डाली। गिर कर उठने के बाद फिर नहीं रुका कामयाबियों का सफ़र। कामयाबियों और समाज सेवा के लिए मिला पद्मश्री सम्मान। दलित महिला कल्पना सरोज की कहानी है अकल्पनीय। कल्पना सरोज की गिनती भारत के सफल उद्यमियों और उद्योगपतियों में होती है। वे कई कंपनियां चलाती हैं और करोड़ों रुपए की धन संपत्ति की मालिक हैं। समाज सेवा की वजह से उनकी शोहरत को 4 चांद लगे हैं। लेकिन कल्पना सरोज की कहानी में जो घटनाएं हुई हैं वो अकल्पनीय हैं। कहानी में फर्श से अर्श का सफ़र है। गोबर के उपले बेचने वाली एक दलित लड़की के आगे चलकर मशहूर कारोबारी और करोड़पति बनने की अनोखी दास्तान भी है। छुआछूत, गरीबी, बाल विवाह, ससुराल वालों के हाथों शोषण, अपमान, निंदा, ये सब कुछ अनुभव किया है कल्पना ने। कल्पना ने एक बार तो परिस्थितियों से तंग आकर खुदकुशी तक की कोशिश की। कई लोगों की राय में कल्पना सरोज की कहानी फिल्मी कहानी जैसी लगती है, लेकिन इस बात में किसी का भी दो राय नहीं है कि दुख और दर्द और पीड़ा से शुरू होकर बड़ी कामयाबी और ऊंचे मुकाम हासिल करने की ये कहानी लोगों को प्रेरणा देने वाली है। कल्पना सरोज का जन्म महाराष्ट्र के अकोला जिले के रोपरखेड़ा गांव में रहने वाले एक गरीब दलित परिवार में हुआ। कल्पना के जन्म के समय दलितों की हालत ठीक नहीं थी। दलितों के साथ गाँवों में भेदभाव किया जाता था और अक्सर वो शोषण का शिकार होते थे। छुआछूत भी थी। कल्पना के पिता पुलिस विभाग में कांस्टेबल थे। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और चाहते थे कि उनकी बेटी खूब पढ़े और लिखे। पिता ने कल्पना का दाखिला एक स्कूल में करवा दिया। दलित होने की वजह से कल्पना के साथ अलग सा व्यवहार किया जाता। उसके कई दोस्तों के घर में आने नहीं दिया जाता। स्कूल के कई कार्यक्रमों में भी उसे शामिल नहीं किया जाता। कुछ बच्चे तो कल्पना को छूने भी कतराते थे। इस भेदभाव पर कल्पना को बहुत गुस्सा आता, पर वो कुछ नहीं कर पाती। अपमान के घूंट पीकर उसे चुप ही रहना पड़ता। बचपन में परिवार की मदद करने और रुपए जुटाने के मकसद से कल्पना ने गोबर के उपले भी बेचे। लेकिन दूसरे परिवार वालों और रिश्तेदारों के दबाव में आकर कल्पना की शादी कर दी गई। 12 साल की उम्र में ही कल्पना का विवाह कर दिया गया। उसकी शादी उससे 10 साल बड़े एक आदमी से की गई थी। शादी की वजह से कल्पना को स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। कल्पना का पति उसे अपने साथ मुंबई ले गया। मुंबई पहुंचने के बाद ही कल्पना ने यह जाना कि उसका पति झुग्गी बस्ती में रहता है। समस्या उस समय और बड़ी हो गई जब जेठ और जेठानी ने उसके साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों पर जेठ जेठानी कल्पना को मारने पीटने लगे। अब शब्द कहना तो आम बात हो गई थी। जेठ जेठानी का सलूक इतना बुरा होता कि वो कल्पना के बाल पकड़कर नोचते और उसे बुरी तरह मारपीट कर जख्मी कर देते। कल्पना को खाने के लिए भी समय पर भोजन नहीं दिया जाता। उसे परेशान करने के लिए भूखा रखा जाता। कल्पना के लिए वो दिन पीड़ा और दुख से भरे थे। कल्पना के पिता जब उससे मिलने मुंबई गए तो उसकी हालत देखकर उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें भी बहुत दुख और पीड़ा हुई। अपनी प्यारी बेटी को फटे पुराने कपड़ों और उसके शरीर पर शोषण के निशान देखकर वो सहम से गए। फैसला कर लिया वो एक पल भी अपनी बेटी को मुंबई में नहीं रखेंगे। वो कल्पना को अपने साथ वापस गांव लेकर चले गए। कल्पना ने सिलाई बुनाई जैसे काम कर अपना समय काटना शुरू कर दिया। उसने स्कूल में फिर से दाखिला लिया। उसने पुलिस विभाग में नौकरी पाने की भी कोशिश की, परंतु कामयाब नहीं हुई। कुछ दिनों बाद गांव में भी कल्पना के लिए हालत बिगड़ने लगी। गांव की कई लड़कियां और महिलाएं कल्पना पर ताने कसती और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करती। इन सब से तंग आकर कल्पना एक दिन आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। उसने कीटनाशक पी लिया। इसके बाद वो जमीन पर गिर गई और उससे मुंह से झाग निकलने लगा। तभी कल्पना के एक रिश्तेदार ने उसे इस हालत में देख लिया और दूसरों को सूचना दी। कल्पना को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जान बचा ली गई। अस्पताल के लौटने के बाद कल्पना ने एक संकल्प लिया। उसने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जिएगी और दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करके ही सही रहेगी। अपने फैसलों को साकार करने के लिए उसने गांव छोड़ने और फिर से अब सपनों की नगरी मुंबई जाने का फैसला किया। वो अब नहीं चाहती थी कि अपने माँ बाप पर वो बोझ बने। वो चाहती थी कि स्वतंत्र रूप के काम करे, अपने खर्चों के लिए खुद कमाए। कल्पना इस बार मुंबई आने के बाद अपने एक भरोसेमंद रिश्तेदार के यहाँ रहना शुरू किया। उसने सिलाई मशीन को कमाई का जरिया बनाया। कुछ दिनों तक एक होसरी शॉप में काम किया। इस स्टोर में काम करने के लिए कल्पना को हर दिन सिर्फ 2 रुपये दिए जाते थे। काम ऐसे ही चल रहा था। कल्पना की एक बहन बीमार पड़ गई। कल्पना की कमाई के रुपयों से भी उसकी बहन की जान नहीं बच पाई। इस बार उसने फिर एक बड़ा फैसला लिया। उसने ठान ली कि पैसे कमाने के साथ साथ उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे खुशी और संतुष्टि मिले। उसने खुद कारोबार करने का मन बना लिया और कारोबार के साधन तलाशने शुरू किए। उसने फर्नीचर का कारोबार शुरू किया। इस कारोबार के दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे फर्नीचर कारोबारी से हुई
जिसने उसका मन जीत लिया। कल्पना ने इस कारोबारी से शादी की। दोनों को 2 बच्चे भी हुए, लेकिन जिंदगी में एक बार फिर कल्पना को बड़ा झटका लगा। 1989 में उसके कारोबारी पति की मौत हो गई। कल्पना को अपने पति से विरासत में अलमारी बनाने वाला एक कारखाना मिला था, लेकिन एक कारखाना घाटे में चल रहा था। अपने बच्चों की खुशियों, उनकी पढ़ाई लिखाई और दूसरी ज़रूरतों के लिए कल्पना ने बीमारी कारखानों को फिर से मुनाफे में लाने के लिए पूरी ताकत लगाती थी। कल्पना ने 1995 में ज़मीन जायदाद का कारोबार शुरू किया। 1997 में एक वित्तीय संस्थान की मदद से कल्पना ने 4 करोड़ रुपए की लागत से एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया। कुछ दिनों बाद इस कॉम्प्लेक्स को बेचकर मुनाफा कमाया। धीरे धीरे कल्पना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट में भी अपने पैर जमा लिए हैं। मुनाफे की एक बड़ी रकम उसने गन्ना उद्योग में भी निवेश की। उसने अहमदनगर के साईं कृपा शक्कर कारखाने के शेयर खरीदे, जिससे वो कंपनी की डायरेक्टर बन गई। कल्पना ने जल्द ही एक सफल कारोबारी और उद्यमी के रूप में नाम कमाया और उसकी अपनी अलग पहचान बना ली। और इसी दौरान आया जिंदगी और कामयाबी को एक नए मुकाम पर ले जाने का मौका। 2006 में कल्पना की कंपनी कल्पना सरोज एंड एसोसिएट्स से कमानी ट्यूज को टेक ओवर कर लेने की पेशकश की गई। कल्पना सरोज की शोहरत कुछ इस तरह की हो चुकी थी कि कल्पना ट्यूब्स के मालिकों को लगा है कि घाटे में चल रही इस बीमारू कंपनी को कल्पना ही ले सकती है। कमानी ट्यूब्स की शुरुआत प्रसिद्ध उद्योगपति रामजी कमानी ने की थी। रामजी कमानी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत ही करीबी थे। कमानी परिवार में उभरे मतभेदों का कंपनी के कामकाज और कारोबार पर बुरा असर पड़ा था। एक समय तो कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मजदूर यूनियन ने कंपनी चलाई, लेकिन कंपनी कामयाब नहीं रही। 1997 तक कंपनी का घाटा बढ़कर 160 करोड़ हो गया था। 2006 में कल्पना सरोज के हाथों कंपनी की जिम्मेदारी आई तो दिन फिर गए। कल्पना सरोज ने कमानी ट्यूब्स को दोबारा मुनाफे में लाने को एक चुनौती के तौर पर लिया। अपने नए नए विचारों, प्रयोगों, मजदूरों की मेहनत और मदद से कल्पना ने कमानी ट्यूब्स की काया ही पलट कर रख दी। अब कंपनी मुनाफे में है। कमानी ट्यूब्स को जिस तरह से कल्पना सरोज ने एक बीमारू और घाटे में चल रही कंपनी से मुनाफे वाली कंपनी बनाया, वो आज भारतीय उद्योग जगत में एक मिसाल के तौर पर पेश की जाती है। धन दौलत और संपत्ति की मालिक बनने के बाद कल्पना ने समाज सेवा में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। वो महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, गरीबी और जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहती थी। हजारों जरूरतमंद बच्चे, महिलाएं उनकी मदद से चलने वाली संस्थाओं से लाभ उठा चुके हैं। कल्पना सरोज आज एक कई कारोबार कर रही हैं। कई कंपनियों की वो मालिक हैं। करोड़ों की संपत्ति उनके नाम है। वो भारत की फसल उद्यमी, उद्योगपति और कारोबारी हैं। उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा है। धन्यवाद आप सबका इस कहानी को सुनने और पढ़ने के लिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।